ओके। देखिए, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइब्रेशंस इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। मतलब एक खींचे हुए तार में, दो मजबूत सहारों के दरमियान खींचे गए तार में पैदा होने वाले इर्तियाश। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसा आप देख रहे हो फिगर में, मान लो कि एक तार है जो पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, मतलब इन दो सिरों के दरमियान इसको ऐसा खींच के रखा गया है। अब आप इमेजिन कीजिए कि जब आप इस तार को पकड़कर ऐसा ऊपर लोगे और छोड़ दोगे, यानी इसको ऐसा प्लग्ड करना है और छेड़ देना है, तो जब आप इसको ऐसा छेड़ दोगे, प्लग्ड कर दोगे, तो ऑटोमेटिक इसमें एक अर्जी लहर जो है वो आपको ऐसे जाते हुए नजर आएगी। यानी इसमें एक अर्जी लहर बनेगी और वो अर्जी लहर ऐसे ट्रैवल करके आगे बढ़ेगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस अर्जी लहर की वेलोसिटी क्या होगी, उसकी रफ्तार क्या होगी। तो ट्रांसवर्स वेव जो इसमें पैदा हो रही है, अगर हम उसकी रफ्तार का अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो उसका जो फॉर्मूला हमको डायरेक्ट मिलता है वो है v = √T/m। यहाँ आप याद रखिए कि जो T है, T का मतलब है तनाव, यानी वो टेंशन जो आपने तार में अप्लाई किए, और m का मतलब होता है लीनियर डेंसिटी। ओके, यहाँ पर याद रखो कि ये जो T है ये क्या चीज़ है, ये टेंशन मतलब तनाव है, और ये जो चीज़ है ये लीनियर डेंसिटी है। उर्दू में हम इस लीनियर डेंसिटी को खती कसाफत कहेंगे। ओके, तो ये इस तार की खती कसाफत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खती कसाफत का मीनिंग क्या होता है। बहुत सिंपल सा मीनिंग है। आप याद रखिए, कसाफत आम तौर पर जब हम कसाफत की बात करते हैं तो कमियत को हम हजम से डिवाइड करते, लेकिन मान लो कोई ऐसा जिस्म हो जिसके अंदर सिर्फ लंबाई है, तो हम क्या करेंगे, कमियत को तकसीम करेंगे। कमियत की तकसीम को हम पूरी लंबाई में ऑब्जर्व करेंगे, मतलब हमको कमियत को लंबाई से डिवाइड करना है। तो अगर मैं यहाँ पर तार की पूरी कमियत यानी कैपिटल M को अगर मैं उसकी टोटल लंबाई यानी कैपिटल L से अगर तकसीम कर दूँ, तो जो नंबर मुझे मिलेगा वो होता है लीनियर डेंसिटी यानी खती कसाफत। कमियत फी इकाई लंबाई, यानी इसको दूसरा जो नाम है वो क्या है, कमियत फी इकाई लंबाई, और वो m है। ओके, तो v का ये फॉर्मूला आप अपने जहन में रखिए। जब भी किसी तार को खींचकर छोड़ दिए, यानी उसमें अगर अर्जी लहर अगर उसमें बनाई जाए, तो उस अर्जी लहर की खती रफ्तार हमेशा क्या होती है, √T/m। तो ये एक इब्तिदाई बात थी जो हमने पहले वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के ताल्लुक से देख लिए। आइए अब हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप लोग देखिए, मान लो कि ये जो तार आपके सामने दिख रहा है A से लेकर B तक, इसको मैं बीचों बीच में पकड़कर ऐसे ऊपर उठाता हूँ और छोड़ देता हूँ, और ये एकदम टाइट वायर है, मेटल वायर है। तो जब मैं इसको पकड़कर ऐसा प्लग्ड कर देता हूँ, ऊपर खींचकर उसको छोड़ता हूँ, तो ये पूरा का पूरा तार, उसका जो शेप बनेगा तो वो डेफिनेटली ऊपर खींचने की वजह से कुछ तो भी ये ऐसा बन जाएगा। आप उसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो। और ये जो तार, क्योंकि ये अब ऐसा हो गया है, इसलिए जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो वो रद्द-ए-अमल के तौर पे नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, और आपको यहाँ पर एक इस तरह से एक चीज़ नज़र आएगी। अगर आप गौर से देखो तो आपको इसके अंदर ये इस तरह से वाइब्रेशंस होते हुए नज़र आएंगे। मतलब ये जो तार है, ये तार ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट होगा, और दूर से देखने पे जो डिज़ाइन आपको नज़र आएगा वो डिज़ाइन एक हल्के का होगा। मतलब आपको यहाँ पर पूरा का पूरा एक लूप नज़र आएगा, एक हल्का नज़र आएगा। साकिन लहर का, जैसे हमने पढ़े थे ना पहले शुरू में कि साकिन लहर हल्कों से, लूप से मिलकर बनी होती है, तो वैसे आपको यहाँ पर एक कंप्लीट एक लूप नज़र आएगी, पूरा एक हल्का नज़र आएगा। ओके, अब आप थोड़ा सा इसमें गौर करो कि ये जो हल्का यहाँ तैयार हुआ, इसके अंदर पॉइंट A फिक्स है, पॉइंट B भी फिक्स है। इसका मतलब ये नोड है और ये भी नोड है। लेकिन बीचों बीच वाला जो पॉइंट रहेगा, मतलब यहाँ कहीं तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा, तो ये डेफिनेटली एंटी नोड होगा, क्योंकि इसका जो वाइब्रेशन है वो मैक्सिमम है, वो सबसे ज़्यादा ज़ोरदार हैता के साथ वाइब्रेट हो रहा है, तो ये एंटी नोड है। तो यहाँ पर जब हम स्ट्रिंग की बात करेंगे तो उसके अंदर ये सबसे छोटा इर्तियाश यही है। इससे ज़्यादा छोटा इर्तियाश तार के अंदर नहीं बनाया जा सकता। मतलब जब आप तार को प्लग्ड करोगे, छोड़ोगे,
उसको एक सिरे पे ले जाके छोड़ देंगे या उसके अंदर एक तरह से उसको छेड़ेंगे उस तार को, तो उसमें जो भी वाइब्रेशंस होते हैं उनमें सबसे छोटा इर्तियाश यही वाला है, तो हम इसे बुनियादी इर्तियाश कह देंगे। ये हमारा फंडामेंटल वाइब्रेशन होगा। ओके, ये हमारा फंडामेंटल वाइब्रेशन है। जैसा कि आप देख रहे हो डिज़ाइन के अंदर, फंडामेंटल वाइब्रेशन या बुनियादी इर्तियाश के अंदर हमको 2 नोड नज़र आए और एक एंटी नोड मिला जो बीचों बीच में है। ओके, अब हम इसी पर से पहले बुनियादी तवातीर जो है वो मालूम कर लेते हैं। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पर इसको किस तरह से करना है। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का अगर आप फासला डिसाइड कर लेते हैं, मान लो कि वो लंबाई हम एल फर्ज कर लेते हैं। ओके, ए से लेकर बी तक जो तार है उसकी लंबाई मान लो कि एल है, तो एक नोड से लेकर अगले नोड का जो दरमियानी फासला होगा वो फासला होना चाहिए λ/2। ये हमने प्रूफ किया है पहले भी एनालिटिकल मेथड के अंदर कि साकिन लहर के अंदर 2 नोड्स के दरमियान का फासला हमेशा कितना होता है, λ/2। तो यहाँ पर ये λ/2 उसका फासला आ गया। अब आप देखिए कि जो लंबाई l है वो ये वाली लंबाई λ/2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा λ/2 इज इक्वल टू l। ठीक है, और इस पर से मैं अगर 2 को शिफ्ट कर दूं तो ये आ जाएगा λ इज इक्वल टू 2l। ये हमारे पास वेवलेंथ यानी तूले मौज का फॉर्मूला आ गया अगर हम किसी तार को बुनियादी इर्तियाश देते हैं। यानी अगर कोई तार बुनियादी इर्तियाशी हालत में है उस वक्त उसका तूले मौज हमेशा 2l के बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको कंप्लीट हम कर लेंगे आज। तो देखिए लैम्डा की जो वैल्यू हमको मिली वो मिल गई है 2l के बराबर। अब हम यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इस मर्तबा हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, मतलब उस तार में पैदा होने वाली जो अर्जी लहर है उस अर्जी लहर की रफ्तार। तो अर्जी लहर की रफ्तार का फॉर्मूला आएगा v इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। यहाँ पर n का मतलब है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और लैम्डा जो है वो उसका तूले मौज है। और क्योंकि हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम करना होता है इसलिए हम लैम्डा को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। ओके, इसी को मैं थोड़ा सा तरतीब बदल के लिख देता हूँ। n इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन लैम्डा, और ये जो ऊपर वाला जो v है मैंने उसको मल्टीप्लाइड अलग अलग लिख दिया उसको मल्टीप्लाई के रूप में। अब हम थोड़ा गौर करें, हम देखें कि यहाँ पे ये जो लैम्डा है इसकी वैल्यू 2l है और v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, मतलब अर्जी लहर की रफ्तार। और अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि उसकी कीमत ये जो v है इस v की कीमत होती है √t/m, तो हम ये कीमत यहाँ ला के रख सकते हैं। तो अगर मैं ये दोनों कीमतों को उठाकर यहाँ रख देता हूँ तो मुझे फॉर्मूला कुछ इस तरह से मिलेगा। n इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2l और v की वैल्यू आ जाएगी √t/m। तो आप लोग देखिए ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है ये है 2 सिरों पर खींचे गए तार की बुनियादी तवातीर का, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। बुनियादी तवातीर यानी जब भी कोई तार बुनियादी इर्तियाश करेगा उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l √t/m। आप लोग एक बार फिर से इन अलामतों पे गौर कर लो। ये फॉर्मूले के अंदर n का मतलब है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तार की। ओके, n क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी बुनियादी तवातीर है तार की। l जो है वो तार की लंबाई है, a और b के दरमियान जो तार का वाइब्रेशन हो रहा है तो वो वाइब्रेशन की लंबाई l है। कैपिटल T का मतलब है तार में लगाया गया तनाव, जो भी तनाव हम तार में लगाएंगे तो वो कैपिटल T है। और स्मॉल m का मतलब है उस तार की खती कसाफत, मतलब उसकी लीनियर डेंसिटी, या अगर हमने उस तार की कमियत को उस तार की लंबाई से डिवाइड कर दिए तो वो हमको जो नंबर मिलेगा वो खती कसाफत है और वो स्मॉल m है। इस इर्तियाश को हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं क्योंकि ये खुद बुनियादी तवातीर है, इसलिए ये हमारा बुनियादी मतलब बुनियादी इर्तियाश वाली जो हालत है बेसिकली वो हमारा फर्स्ट हार्मोनिक भी है। ओके, आइए अब हम देखते हैं कि स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जो है यानी खींचे हुए तार में अगला वाइब्रेशन क्या हो सकता है। ओके, अब आप देखिए
हमारा अगला जो वाइब्रेशन हो सकता है तार में वो होगा फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि फंडामेंटल वाइब्रेशन के बाद हमेशा जो अगला जो वाइब्रेशन हमको मिलता है वो फर्स्ट ओवरटोन कहलाता है। तो अब हम क्या करेंगे, आप देखिए फंडामेंटल वाइब्रेशन के अंदर हमने तार ए से लेकर बी तक जो तार था उसको प्लग्ड किए थे और उसमें एक लूप बना था, उसमें एक हल्का बना था। अब हम उसको कुछ इस तरह से प्लग्ड करेंगे, कुछ इस तरह से उसको छेड़ेंगे कि उसमें एक नहीं बल्कि दो लूप्स बनना चाहिए, दो हल्के उसमें तैयार होना चाहिए। मतलब यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं ये सेंटर में इस जगह पर ये इसका सेंटर अगर निकाल लेता हूँ अंदाजन, तो पहला हल्का मुझे यहाँ मिलेगा ऐसे, और दूसरा हल्का मुझे यहाँ मिलना चाहिए। मतलब वही वाला जो तार है वो तार का वाइब्रेशन कुछ इस अंदाज में हो। यहाँ पर ये जो तार के जो वाइब्रेशन है वो कुछ इस अंदाज में होंगे, उसके अंदर कंप्लीट हमको दो हल्के जो है वो मिलेंगे। अब जैसा आप देख रहे हो तो ये तार में हमको दो हल्के जो है मिल गए। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट ओवरटोन है। अगर हम उसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो हम उसको ऐसा बोलेंगे कि अगर दोनों सिरों पर खींचे हुए तार में दो हल्के तैयार होते हैं तो उसे फर्स्ट ओवरटोन कहा जाता है। ओके, चलिए अब हम इसको और आगे स्टडी करते हैं इसकी। सबसे पहले आप देखिए कि पॉइंट ए से लेकर बी तक की जो लंबाई है, तो मान लो कि वो एल है, क्योंकि तार तो वही वाला है जो हमने पहले लिया था, उसकी लंबाई हम फिक्स लेंगे, उसमें लगाया गया तनाव भी फिक्स है, उसकी जो खती कसाफत है वो भी फिक्स है। ओके, सिर्फ जो चीज़ चेंज हुई है वो है नोड्स और एंटी नोड्स की तादाद। अब आप देखिए पॉइंट ए फिक्स है इसलिए ये नोड है, पॉइंट बी फिक्स है इसलिए ये भी नोड है, लेकिन यहाँ पर ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये भी तो फिक्स है, इसलिए इसको भी हम नोड बोलेंगे। ओके, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम तार को फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट करेंगे तो उसमें तीन नोड्स बनेंगे, और ये जो बीचों बीच वाला जो पॉइंट है तो ये हमारा एंटी नोड होगा, ये भी एंटी नोड होगा। इसका मतलब यहाँ पर दो एंटी नोड आ जाएंगे। तो पहला ओवरटोन जब भी होता है किसी तार का, उसमें तीन नोड और दो एंटी नोड तैयार होते हैं। ओके, चलिए अब हम इस आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए ये नोड से लेकर ये नोड का फासला होगा λ/2, और ये नोड से लेकर ये नोड का फासला होगा λ/2। ओके, क्योंकि ये फर्स्ट ओवरटोन है इसलिए मुझे ये λ1 लेना पड़ेगा, क्योंकि तूले मौज जो है वो चेंज हो जाएगा अब, तो λ1/2 और ये भी λ1/2। और इस तरीके से अगर मैं इन दोनों के दरमियान का टोटल फासला अगर लेता हूं तो वो आ जाएगा λ1/2 प्लस λ1/2 मतलब λ1। तो मुझे उम्मीद है आपको ये फिगर और ये डिटेल समझ में आ गई होगी। तो फिगर के अंदर आप जैसा देख रहे हो क्या चीज़ें हुई है इसके अंदर, कि एक की जगह पर यानी फंडामेंटल वाइब्रेशन में तो एक हल्का बना था, लेकिन फर्स्ट ओवरटोन में दो हल्के तैयार हुए। तार की लंबाई एल है और दो हल्के तैयार हुए, इसलिए यहाँ पे बीच में एक नोड आ गया, तो टोटल मिला के तीन नोड्स बने और दो एंटी नोड, और जो टोटल फासला है जो एल है वही वाली लंबाई λ1/2 प्लस λ1/2 मतलब λ1 के बराबर आ गई। ओके, अब अगर हम इस फिगर पर से कोई चीज़ लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो L है वो λ1 है, मतलब λ1 = L आ जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमको यहाँ पर मिल गई कि जब हम किसी तार को फर्स्ट ओवरटोन की हालत में जब हम उसको वाइब्रेट करते हैं तब उसका जो तूले मौज है वो हमेशा उस तार की लंबाई के बराबर होता है। ओके, अब हम इस आर्टिकल को आगे बढ़ाएंगे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि आगे का मतलब इसके फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले जो फॉर्मूला अभी हमको मिला था वो था λ1 = L। ओके, अब हम यहाँ पर अर्जी लहर की रफ्तार का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अर्जी लहर का रफ्तार आ जाएगी v = n1 × λ1। यहाँ पर n1 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन और λ1 जो है वो वेवलेंथ है, तूले मौज है। अब आप λ1 को इधर शिफ्ट कर दो, यह आ जाएगा n1 = v/λ1। ये जो फॉर्मूला है मैं इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूँ। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 1/λ1, और ये v जो है इंटू उसको मैंने बाजू में लिख दिया मल्टीप्लाइड। अब हम क्या करेंगे, इसमें λ1 की जगह पर ये कीमत ले सकते हैं, और v की कीमत हमने पहले ही देख लिए थे, v की कीमत होती है √T/m। तो वो चीज़ें यहाँ ला के रख देते हैं। यह आ जाएगा n1 = 1/L और v की कीमत आ जाएगी √T/m।
ओके, अब आप देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन का, मतलब जो पहला ओवरटोन है तार की उसकी तवातीर। अब आप एक चीज़ पे गौर करो कि ये फॉर्मूले में यहाँ पर 2 की कमी है। 1/, इससे पहले जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला हमको मिला था वो था 1/2L। तो बुनियादी तवातीर अगर बनाना है तो यहाँ नीचे 2 लाना पड़ेगा, और अगर नीचे 2 लाना है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं ये फॉर्मूले को लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, N1 = 2 टाइम्स 1/2L√T/m। ओके, ये 2 इसलिए लाना पड़ा ताकि 1/2L आ जाए और हमारी पुरानी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी वो आ जाए। अब ये 1/2L जो है √T/m ये हमारी बुनियादी तवातीर है, इसलिए हम इसकी जगह पर बुनियादी तवातीर को वापस ला सकते हैं। तो ये आ जाएगा N1 = 2 टाइम्स n। ये फॉर्मूला हमको मिला फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन के लिए। अब आप देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से यानी बुनियादी तवातीर से 2 गुना मिली है, और जब ये बुनियादी तवातीर से 2 गुना है इसका मतलब ये सेकंड हार्मोनिक है। ओके, मतलब ये ओवरटोन तो पहला है, ये फर्स्ट ओवरटोन है, लेकिन हार्मोनिक ये सेकंड है। तो यहां पर हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि फर्स्ट ओवरटोन ऑफ स्ट्रेच्ड वायर इज ऑलवेज सेकंड हार्मोनिक, यानी खींचा हुआ जो तार होता है तो उसका जो पहला ओवरटोन है वो हमेशा दूसरे नंबर का हार्मोनिक होता है। ओके, मुझे यकीन है आपको ये टॉपिक यहाँ पर अभी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले इर्तियाश की तरफ चलते हैं। ओके, अब आप देखिए 2 सिरों के दरमियान खींचे गए तार का सेकंड ओवरटोन अगर बनाना है तो इसमें अब हमको 3 हल्के बनाना पड़ेगा। मतलब जो तार है वो तार अब जो वाइब्रेट होगा तो वो उसे वाइब्रेशंस में 3 लूप्स बनेंगे। तो सेकंड ओवरटोन की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से होगी कि अगर हम 2 सिरों के दरमियान खींचे गए वायर में खींचे गए तार में 3 हल्के अगर बनाते हैं, 3 हल्के अगर हमको मिलते हैं, 3 लूप्स अगर हमको मिलते हैं तो उसे सेकंड ओवरटोन कहा जाता है। ओके, चलिए अब हम इसमें 3 लूप्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तार को हमको ऐसे 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, और जो हल्के हमको मिलेंगे तो वो अब हल्के कुछ इस तरह से मिलेंगे। ये पहला हल्का, ये दूसरा, और ये यहाँ पे ऐसा तीसरा। ओके, तो ये अब कंप्लीट हल्के यहाँ पे मैंने बना दिया। तो इस तरीके से ये 3 हल्के यहाँ पर मिलेंगे और तार का जो वाइब्रेशन है वो कुछ इस अंदाज में होगा। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड ओवरटोन की फिगर आ गई। अब हम इसकी स्टडी करेंगे। आप लोग देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी की जो लंबाई है वो एल है, क्योंकि तार तो नहीं बदला गया, तार वही वाला है, उतना ही लंबा तार है तो उसकी लंबाई भी उतनी रहेगी। ओके, अब हम देखते हैं कि सेकंड ओवरटोन में कितने नोड्स और कितने एंटी नोड्स बनेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए पॉइंट ए जो है ये नोड है, पॉइंट बी जो है ये भी नोड है, इसके अलावा यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये भी एक नोड मिला है, और ये वाला जो पॉइंट है तो ये भी एक नोड है। यानी टोटल मिलाकर हमको 4 नोड नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। तो जब कोई वायर 2 सिरों के दरमियान खींचा गया जो स्ट्रिंग है, जो तार है, अगर वो सेकंड ओवरटोन में वाइब्रेट होता है तो उसके अंदर 4 नोड्स बनेंगे, और एंटी नोड्स कितने होंगे तो ये 1, ये 2 और ये 3, मतलब टोटल मिलाकर यहाँ पर 3 एंटी नोड्स जो हैं वो बनेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये फिगर अभी ध्यान में आ गई होगी। अब हम ये जो लंबाई है इसको वेवलेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ये नोड से ये नोड का फासला होगा λ2/2। λ2 इसलिए क्योंकि सेकंड ओवरटोन का वेवलेंथ है। ये नोड से ये नोड का फासला होगा λ2/2, और ऐसी ये वाला जो फासला है ये भी होगा λ2/2। जब आप इन को टोटल करोगे, अब आप देखिए λ2/2 जो है वो 3 बार है, इसका मतलब ये टोटल लंबाई जो है उसकी कीमत कितनी आ जाएगी 3 टाइम्स λ2/2। ओके, तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमको मिल गई कि जितना लंबा तार है L उतनी ही उसकी जो लंबाई है वो होगी 3 λ2/2। अब आप देखिए जो L है वो ये है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 3 टाइम्स λ2/2 = L।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमको मिल गई टूले मौज के रूप में। अब आप क्या करो, 3 और 2 को उधर ला लो, तो ये आ जाएगा लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स L/3। तो ये कीमत होगी टूले मौज की जब किसी तार को सेकंड ओवरटोन में इर्तियाश दिया जाएगा। ओके, आइए अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके इसका आगे का डेरिवेशन देखते हैं। जब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आप देखिए लैम्डा 2 इज इक्वल टू हमारे पास है 2L/3। अब हम वेलोसिटी ऑफ इस ट्रांसवर्स वेव यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो अर्जी लहर है उसकी रफ्तार, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा v इज इक्वल टू N2 इंटू लैम्डा 2। इसमें आप लैम्डा 2 को इधर ला लो, यह आ जाएगा N2 इज इक्वल टू v/λ2। ओके, चलिए अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करके आप ऐसा लिख सकते हैं 1/λ2 इंटू वी। ओके, ये v को बाजू में लिख सकते हैं। अब आप इसमें कीमतें लेकर आ जाओ, तो लैम्डा 2 की ये कीमत ले लेंगे, मतलब ये आएगा N2 इज इक्वल टू 1/λ2 की वैल्यू है 2L/3 और v की वैल्यू हमने शुरू में देखा था √T/m। ओके, तो इस तरीके से N2 के लिए फॉर्मूला आ गया 1/2L/3 और इंटू √T/m। इसमें से आप ये 3 को बाजू में ले सकते हैं, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा N2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1/2L। ये जो 3 है वो ऊपर आ गया। ओके, इन 1/2L √T/m। लेकिन अब इस पे गौर करो, 1/2L इंटू √T/m जो है ये बुनियादी तवातीर है, इसलिए इसको हटाकर हम यहाँ पर फॉर्मूला ले सकते हैं N2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स n। अब आप देखिए आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला है। दो सिरों के दरमियान खींचा गया जो तार है उसका सेकंड ओवरटोन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हमको बुनियादी तवातीर से 3 गुना मिली है। ओके, बुनियादी जो तवातीर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है तो उससे वो 3 गुना है। इसका मतलब ये थर्ड हार्मोनिक है। तो इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये है कि तार को खींचने पर, यानी अगर तार खींचा हुआ है तो उसका जो सेकंड ओवरटोन है वो हमेशा थर्ड हार्मोनिक होता है। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा सेकंड ओवरटोन जो है वो कंप्लीट हो गया। आइए अब हम आखिर में आज के हमारे ये तीनों जो हमने डेरिवेशंस देखे, इनको एक बार हम समराइज़ करके एक जनरल रूल बनाने की कोशिश करते हैं। जब हमने बुनियादी तवातीर देखे तार की, तो वो फार्मूला हमको मिला 1/n इज इक्वल टू 1/2L √T/m। ओके, ये हमारा पहला हार्मोनिक था, यानी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला वाइब्रेशन है वो उसी को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक। इसके बाद हमने देखा पहला ओवरटोन, तो पहला ओवरटोन हमको मिला 2 टाइम्स n के बराबर, मतलब सेकंड हार्मोनिक, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से 2 गुना है इसलिए इसको क्या बोलना पड़ेगा, सेकंड हार्मोनिक। इसी तरह से हमने सेकंड ओवरटोन देखा तो वो आ जाएगा, वो हमको मिला 3 टाइम्स n, मतलब थर्ड हार्मोनिक। तो अब आप एक चीज़ देखिए, ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक है, उसके बाद ये फर्स्ट ओवरटोन लेकिन सेकंड हार्मोनिक है, ये हमारा सेकंड ओवरटोन लेकिन थर्ड हार्मोनिक है। अगर आप इन नंबरों पे गौर करो, 1 की जगह पर आया तो यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 है तो यहाँ 3, इसका मतलब उधर वाला जो नंबर है वो बढ़ रहा है 1 से। तो अगर मैं यहाँ पर pth ओवरटोन की बात करूँ, यानी p नंबर वाला अगर मैं कोई ओवरटोन लेता हूँ तो p नंबर वाला ओवरटोन आ जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी np इज इक्वल टू p+1 टाइम्स n। मतलब p नंबर वाला जो ओवरटोन है वो हमेशा p+1 नंबर वाला हार्मोनिक होगा, यानी हार्मोनिक का जो नंबर है वो ओवरटोन के नंबर से 1 नंबर आगे रहेगा। और अब आप देखिए यहाँ पर p का मतलब है 0 1 2, यानी यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, आप याद रखिए कि ये जो p है तो p का मतलब है 0 1 2 3 एक्सेट्रा। 0 नंबर आएगा फंडामेंटल के लिए, ओके, और उसके बाद 1 जो है फर्स्ट ओवरटोन, 2 जो है वो सेकंड ओवरटोन, इस तरह से नंबर बढ़ते जाएंगे। ओके, तो अब आप एक चीज़ देखिए इसमें कि इस फॉर्मूले के लिहाज से इसमें पहला हार्मोनिक आएगा,
जब हम 0 लेंगे, उसके बाद जब हम यहाँ 1 लेंगे यानी पहला ओवरटोन लेंगे तो वो सेकंड हार्मोनिक आ जाएगा। जब हम 2 लेंगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा, मतलब थर्ड हार्मोनिक आ जाएगा। तो आप लोग देखो इसके अंदर फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, सारे हार्मोनिक आते जा रहे। तो इससे एक रिजल्ट ये मिलता है कि 2 सिरों पर खींचा गया जो तार है उस तार में इवन और ऑड, मतलब ताक और जुफ्त, हर तरह के हार्मोनिक जो है वो पैदा हो सकते हैं। ओके, मुझे यकीन है आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब हम और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ओके, हमारा जो अगला टॉपिक हमको अब शुरू करना है वो है लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, मतलब इर्त्याशी तार के कवानीन। तो देखिए ये कवानीन समझने के लिए हमको बुनियादी तवातीर का ज़ाब्ता जो है वो याद होना चाहिए। बुनियादी तवातीर का जो फॉर्मूला हमने देखा था वो है n = 1/2L√T/m। तो आप याद रखिए इसी फॉर्मूले को बुनियाद बनाकर हम 3 कवानीन यहाँ पर बयान कर सकते हैं। अब वो 3 कवानीन कौन से रहेंगे? तो बहुत ही आसान सी चीज़ है। सबसे पहला कानून होगा L का, मतलब हम उसको बोलेंगे लंबाई का कानून या लॉ ऑफ लेंथ। ओके, लंबाई का कानून। अब लंबाई का कानून क्या हो सकता है? तो बहुत आसानी के साथ ये फॉर्मूले को आप गौर से देखो। इस फॉर्मूले में मान लो कि T और M को कांस्टेंट ले लिए। अगर आप T यानी तनाव और M यानी खती कसाफत, अगर आप इन दोनों लोगों को मुस्तकिल ले लेते हैं, मुस्तकिल के तौर पे अगर ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि N जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा L के साथ में। ओके, N यानी बुनियादी तवातीर और L यानी उस तार की लंबाई। लेकिन ये कब होगा? जब T और M कांस्टेंट होंगे। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है इसे हम कहेंगे लंबाई का कानून। जाहिर है ये कानून, इसको हम लोग बयान करते टाइम पर इस तरह से बयान करेंगे कि किसी भी तार की बुनियादी तवातीर हमेशा उस तार की इर्त्याशी लंबाई, मतलब वाइब्रेटिंग लेंथ के साथ माकूस तनासुब में होती है अगर उस तार में लगाया गया तनाव और खती कसाफत मुस्तकिल हो। याद रखो, खती कसाफत का मतलब क्या है? कमैयत बटे लंबाई, यानी कमैयत और लंबाई का तनासुब। ओके, तो ये था लंबाई का कानून। ये हो गया पहला कानून। आप चाहो तो इसका भी थोड़ा सा रूप बदल सकते हो। देखिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि n प्रोपोर्शनल टू 1/L है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n = K × 1/L। K जो है वो कांस्टेंट है। अब L को मैं अगर इधर ला लूँ तो यह आ जाएगा n × L = K। ओके, अब यानी क्या चीज़ मिली हमको कि तवातीर और लंबाई का जो हासिल ज़राब है वो कांस्टेंट है। तो इस चीज़ को बुनियाद बनाकर हम एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट बना सकते हैं। मान लो कि हमारे पास पहली तवातीर जो है वो n1 है और उसकी लंबाई है L1, तो इन दो का हासिल ज़रब = आएगा n2 ज़रब L2 के बराबर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बुनियादी तवातीर नंबर 1 ज़रब लंबाई नंबर 1 = बुनियादी तवातीर नंबर 2 ज़रब लंबाई नंबर 2। तो ये एक रिलेशन है जिसको हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा लंबाई का कानून। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा अगला कानून क्या हो सकता है। तो जैसा आप देख रहे हो फॉर्मूले के अंदर कि एक वेरिएबल तो हो गया L, अब अगला वेरिएबल T है। तो हमारा जो सेकंड जो कानून यहाँ पर बनेगा वो होगा तनाव का कानून। अब लॉ ऑफ टेंशन, तनाव के कानून के लिए हम L और M यानी तार की लंबाई और तार की खती कसाफत, इन दो लोगों को मुस्तकिल मान लेंगे। अगर ये दो लोगों को मुस्तकिल मान लिया जाए तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा n प्रोपोर्शनल टू √T। ओके, क्योंकि ये T ऊपर है तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो ये फॉर्मूला जो है ये तनाव का कानून है। देखिए इसका बयान क्या हो सकता है, यानी इसको हम अल्फाज में कैसे लिखेंगे। n का मतलब है बुनियादी तवातीर और T का मतलब है तनाव। तो मैं इसको इस तरह से बोलूँगा, किसी भी तने हुए तार यानी खींचे गए तार की बुनियादी तवातीर हमेशा उस तार में लगाए गए तनाव के जज़रुल मुरब्बे के साथ रास्त तनासुब में होती है। बुनियादी तवातीर हमेशा तनाव के जज़र के साथ रास्त तनासुब में होती है। तो ये है तनाव का कानून।
आइए अब इसको भी थोड़ा सा हम रीअरेंज करके देखते हैं कि ये रीअरेंज करने पर ये कैसा मिलेगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटा दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा n इक्वल टू ए कांस्टेंट k इंटू अंडर रूट टी। अब आप अंडर रूट टी को इधर ला लो, यह आ जाएगा n अपॉन अंडर रूट टी इज इक्वल टू k। ओके, ये अंडर रूट टी इधर ज़रब में है, इधर लाएंगे तो नीचे आ जाएगा। और अब इसको अगर रीअरेंज करके लिखते हैं, मान लो कि पहली तवातीर n1 है और पहला तनाव t1 है, तो n1 अपॉन अंडर रूट t1 इज इक्वल टू n2 अपॉन अंडर रूट t2। तो ये एक रिजल्ट हमको मिला तनाव के कानून के लिए। इसको भी हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको दो तवातीर दिए जाएं और उसमें से कोई एक तनाव दिया जाए तो हम दूसरा तनाव मालूम कर सकते हैं। तो ये है तनाव का कानून। ओके, अब हम देखिए कि इसमें एक वेरिएबल, एक और मुतग़य्यर हमको नज़र आ रहा है और वो है m। यानी एक और अलामत जो हम, जैसा अभी हमने पहले देखे कि l की लंबाई का कानून, फिर हमने देखे t यानी तनाव का कानून। तो अब क्या होगा, ख़ती कसाफ़त का कानून। तो हमारा जो तीसरा जो कानून है उसका नाम है लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, यानी ख़ती कसाफ़त का कानून। अब देखिए ये कानून क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि L यानी लंबाई और T यानी तनाव, इन दो लोगों को मुस्तकिल मानेंगे। अगर ये दो मुस्तकिल मान लिए जाए तो ये आ जाएगा n प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट m। मतलब बुनियादी तवातीर जो है तार की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, माकूस तनासुब में है m के जज़र के साथ, तो अंडर रूट ऑफ m। ओके, ये जो फार्मूला आपके सामने है ये है ख़ती कसाफ़त का कानून। अल्फाज में हम उसको इस तरह से बोलेंगे कि किसी भी खींचे गए तार की बुनियादी तवातीर हमेशा उस तार की ख़ती कसाफ़त के जज़र के साथ माकूस तनासुब में होती है अगर उस तार की लंबाई l और उस तार का तनाव t मुस्तकिल हो तो। ठीक है, ये हो गया ख़ती कसाफ़त का कानून। अब हम इसका भी थोड़ा सा रूप बदलने की कोशिश करते। आप देखिए इसको हम चेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, n प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटा दिया जाए तो इक्वल टू एक कांस्टेंट k आएगा 1 अपॉन अंडर रूट m। अब अंडर रूट m को इधर ला लो तो ये आ जाएगा n इंटू अंडर रूट m इज इक्वल टू कांस्टेंट k। और अब हम लोग n और m को दो अलग अलग कीमतें ले सकते हैं। मान लो n1 तो अंडर रूट m1 इज इक्वल टू n2 इंटू अंडर रूट m2। मतलब इस तरीके से हम ख़ती कसाफ़त का कानून जो है उसको एक सिंप्लीफाइड फार्मूले के तौर पर बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको दो तवातीर दी जाए और कोई एक ख़ती कसाफ़त दी जाए तो हम दूसरी ख़ती कसाफ़त मालूम कर सकते हैं इस कानून को या इस फार्मूलों को, ये जो फार्मूला है इसको इस्तेमाल करके। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें जो है ये समझ में आ गई होगी। अब हम इसी के साथ जुड़ा हुआ जो है इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्चुअली इसके 3 कानून हमने पढ़े इस फार्मूले को लेकर, लेकिन टोटल मिलाकर तार के 5 कवानीन होते हैं। यानी लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली 5 है, जिसमें से 3 तो हमने ये फार्मूले को देखकर बना दिए। अब जो 2 बचे हुए हैं हम उन पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे पहले। मतलब वो 2 कवानीन कौन से हैं तो पहले उसका हम डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा बुनियादी तवातीर का फार्मूला है n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l अंडर रूट t बाय m। मान लो ये इक्वेशन 1 है। अब इसमें जो m है स्मॉल m, ये लीनियर डेंसिटी है, ख़ती कसाफ़त। और अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि ख़ती कसाफ़त का मतलब है कमैयत को लंबाई से डिवाइड करना। इसका मतलब अगर मान लो इस तार की टोटल कमैयत कैपिटल M है तो कैपिटल M को मुझे लंबाई से डिवाइड करना पड़ेगा। लंबाई जो है वो स्मॉल l है तार की, तो स्मॉल m का जो फार्मूला मुझे मिला वो क्या मिला, कैपिटल M अपॉन l। ठीक है, ये फार्मूला मैं यहाँ रख देता हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l अंडर रूट t अपॉन कैपिटल M अपॉन l। जाहिर है ये जो l है अपॉन में है तो इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये फार्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2l अंडर रूट, ये वाला l ऊपर आ गया तो ये हो जाएगा t इंटू स्मॉल l अपॉन कैपिटल M। ओके, सपोज करो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ओके, अब हम
यहाँ पर जो कैपिटल M हमको जो दिख रहा है वो है उस तार की कमियत। तो हम इस तार की कमियत को हटाकर उसकी जो जनरल जो डेंसिटी होती है, मतलब जो आम कसाफत होती है, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और आम कसाफत के लिए जो हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है वो आपको सबको पता है। कमियत कसाफत इज इक्वल टू हमेशा क्या होती है, कमियत बटे हजम। तो इस तरीके से कसाफत का फार्मूला आ जाएगा रो इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन V, यानी यहाँ पर V का मतलब है उस तार का हजम। अब तार का हजम अगर बनाना है तो उसके लिए आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि तार जो है वो एक लंबा इस्ताना-नुमा तार है। आप देखिए तार बहुत बारीकी से अगर तार को देखा जाए तो वो तार कुछ तो भी ये इस तरह से होता है। ओके, एकदम ऐसा लंबा यूनिफॉर्म, और उसका क्रॉस सेक्शन एकदम यूनिफॉर्म रहेगा। और उसका ये वाला जो पार्ट है, यानी उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो एक ऐसा गोल सर्कल जैसा होगा। ओके, अब जाहिर है ये उसकी जो लंबाई है तो ये उसकी हाइट बन गई। और ये वाला जो पार्ट हमको जो दिख रहा है तो ये एक्चुअली उसका एरिया होगा, जो कि होगा पाई आर स्क्वायर, अगर आर उसका रेडियस लिया जाए तो फिर इस तवाने के अगर हजम का फार्मूला इस्तेमाल करें, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर आप यूज़ करो तो उसका फार्मूला आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो ये जो V है ये हट जाएगा और इसकी जगह पर फार्मूला आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल, क्योंकि L जो है वो उसकी लंबाई है। मुझे यकीन है आपको ये ध्यान में आ गया होगा। ओके, अब आप एक काम कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एल को इधर शिफ्ट कर दो तो उधर अकेला M बचेगा। तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ कैपिटल M इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, यानी ये हमारे पास कीमत आ गई उस तार की कमियत की। अब हम इस कीमत को उठाकर यहाँ रख सकते हैं मसावत नंबर 2 में। ओके, तो चलो देखते हैं इसको क्या होगा अगर हम इसको मसावत नंबर 2 में लाते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 इम्प्लाइज, यह आएगा n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट। ओके, अब अंडर रूट के अंदर ऊपर हमारे पास है कैपिटल T इंटू एल, और अपॉन में ये कैपिटल M आ जाएगा तो उसकी ये कीमत लेना पड़ेगा, मतलब रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल। ओके, आप देखिए बराबर एक एक स्टेप्स जो है उसको ध्यान में रखो, एक एक स्टेप को बराबर नोट डाउन करते जाना आपने। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं अंडर रूट के अंदर आपको ऊपर L दिख रहा है और नीचे भी L है, इसका मतलब क्या होगा, ये L से ये L कट जाएगा और अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये बचेगा 1/2l अंडर रूट कैपिटल T अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू रो। अब अंडर रूट ये L और L कैंसिल हो गया, ये R का स्क्वायर है अंडर रूट में तो हम R को बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये आएगा n इज इक्वल टू 1/2l इंटू R, ये वाला R स्क्वायर बाहर आ गया तो बाहर आकर वो R हो गया, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट में आएगा T अपॉन पाई इंटू रो। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया बुनियादी तवातीर का उस तार की डेंसिटी के रूप में, कसाफत के रूप में। आप याद रखिए कसाफत का मतलब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जनरल के डेंसिटी, यानी आम कसाफत, कमियत बटे हजम वाली जो कसाफत है वो। और जब स्पेशल कसाफत की बात होगी तो हम उसको खती कसाफत बोलेंगे, यानी लीनियर डेंसिटी, वो अलग चीज़ है। वो हमारा पहला फार्मूला था। अब आप गौर करो, इस फार्मूले पर से जो 2 कवानीन हम बना सकते हैं उनमें से पहला कानून ये वाला होगा n प्रोपोर्शनल टू 1/r। आप देखो r नीचे है, ओके, तो ये बाकी सारे लोगों को कांस्टेंट मान लिया जाए तो r अपॉन में आ गया, तो इसलिए n प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ रेडियस, यानी अर्जी तराशे के निस्कुत्र का कानून, लॉ ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो तार के अर्जी तराशे का जो निस्कुत्र है r, उसके साथ में माकूस तनासुब मिला बुनियादी तवातीर का। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना r बढ़ेगा उतनी तवातीर कम होगी और जितना r कम होगा उतनी तवातीर बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि तार जितना ज़्यादा मोटा होगा, उसकी थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कम होगी, और जितना तार दुबला होगा, बारीक होगा, महीन होगा, एकदम पतला होगा तार, तो उसका रेडियस कम हो जाएगा, तो उस सूरत में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए आप याद रखिए कि सितार या गिटार वगैरह के जो वायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक वायर लेते हैं, क्योंकि जितना आप बारीक वायर लोगे उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। तो
तो ये हो गया लॉ ऑफ रेडियस। इसी तरीके से एक और कानून आप बना सकते हैं, वो बनेगा n प्रोपोर्शनल टू, आप देखिए ये रो एक नई अलामत यहाँ पर आ गई और वो अपॉन में है, इसलिए मैं उसे लिख सकता हूँ अंडर रूट रो, मतलब कसाफत का कानून, लॉ ऑफ डेंसिटी। और क्या मिला लॉ ऑफ डेंसिटी? बुनियादी तवातीर जो है वो माकूस तनासुब में है कसाफत के जज़र के साथ। तो ये हमारे मतलब ये दोनों हमारे दो एक्स्ट्रा वाले कवानीन थे। वाइब्रेटिंग लेंथ के टोटल मिलाकर ऐसे 5 कवानीन हो गए, 3 कवानीन उसके बेसिक फार्मूले पर से और ये एडिशनल 2 कवानीन ये वाले फार्मूले पर से। वैसे ये भी एक तरह का बेसिक फार्मूला ही है, लेकिन ये एडिशनल 2 कवानीन उसके होते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का पूरा आर्टिकल जो है वो समझ में आ गया होगा और आप इसको बराबर नोट डाउन करेंगे। बाद में आप अपने खुद के जो नोट्स हैं उनको मेरे दिए गए नोट्स के साथ कंपेयर कर लेना और उस लिहाज से उनको रीअरेंज कर लेना। मुझे उम्मीद है आप स्टडी कर रहे होंगे और आपकी स्टडी जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो रही होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।